आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास चैप्टर 17 है, जो हमारे पास है जॉइंट्स ऑफ शोल्डर गर्डल। ठीक है, हम बेसिकली शोल्डर की जो सारी मेन एनाटमी, फंक्शनल एनाटमी, हम उसके साथ साथ इसमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर के एंड में या चैप्टर के मिड में हमारे पास बहुत से जॉइंट्स की पैथोलॉजीज़ हैं, फिर उनकी मैनेजमेंट है, जो सर्जिकली भी उसमें मैनेजमेंट है और उसमें हमारे पास रिहेबिलिटेशन की भी मैनेजमेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रो ले लेते हैं कि हमारे पास इसमें हमने डिस्कस क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आज हमने डिस्कस करनी है वो हमने बेसिक इंट्रो करना है कि हमारे पास शोल्डर गर्डल होता क्या है। ठीक है, शोल्डर गर्डल में जॉइंट्स कौन कौन से आते हैं। ठीक है, और फिर हम बेसिक जो जॉइंट है मेन ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें उसमें बेसिक उसकी एनाटमी को देख लेंगे और साथ साथ हम उसकी ऑर्थोकाइनेमेटिक्स और स्टेबिलिटी को देखेंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें देखनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आ रही है कि उन्होंने बताया कि हमारे पास जो डिज़ाइन है शोल्डर गर्डल का वो फुली मोबिलिटी अलाउ करता है अपर एक्सट्रीमिटी की। ठीक है, हम शोल्डर गर्डल को देखते हैं, लेकिन हम बेसिक की बात करें कि जो हमारे पास शोल्डर गर्डल है, ठीक है, शोल्डर का जो गर्डल है हमारे पास सारा बना हुआ, ठीक है, वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलिटी को अलाउ करता है अपर एक्सट्रीमिटी की। इसकी डिज़ाइनिंग ही ऐसी है कि वो जिस तरह की मूवमेंट करता है उस टाइम हमारे पास मोबिलिटी खुद ब खुद ज़्यादा होती जाती है। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट जॉइंट्स जो हैं वो आके रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मसल्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एस्टैब्लिशिंग अ थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर इम्पेयर्ड फंक्शन टेकिंग कंसिडरेशन। ठीक है, अब हमने कोई थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज प्रोग्राम एक्सरसाइज प्रोग्राम हमने जनरेट करना है। ठीक है, किसी इम्पेयर्ड फंक्शन के लिए शोल्डर के। ठीक है, तो हमने दो चीज़ों को मेन जो है हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, एक तो हमारे पास जो उसकी यूनिक एनाटॉमिकल या काइनेजोलॉजिकल फीचर है। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास ये जो चीज़ है हर पैथोलॉजी के हर इंडिविजुअल में डिफरेंट तरह से आ रहे होते हैं हमारे पास फीचर्स कुछ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बात करती हूँ कि हमारे पास एक एनाटमी है, नॉर्मल जो एनाटमी है, ठीक है, वो भी हमारे पास बहुत से लोगों में वेरी कर रही होती है। ठीक है, तो हमने उस पर्सन की यूनिक एनाटमी को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों की काइनेजोलॉजी, अगर हम यहाँ पे देखते हैं काइनेजोलॉजी उन्होंने यहाँ पे बात की है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने बेसिक ये बात की है हमारे पास कि उस पर्सन की मूवमेंट्स कैसी हैं। ठीक है, अगर तो उसकी मूवमेंट्स हमारे पास बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल भी हैं, लेकिन कुछ लोगों में नॉर्मल मूवमेंट्स भी हमारे पास उनकी रेंजेस कम होती हैं। ठीक है, तो उसमें इस चीज़ की ये बात की जा रही है। ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि स्टेट ऑफ पैथोलॉजी और फंक्शनल लिमिटेशन कितनी आ रही है। अब हमने यहाँ पे देखनी क्या चीज़ है, पहले तो हमने नॉर्मल की बात की, एनाटमी की बात की, काइनेजोलॉजी की बात की, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या बात करें, क्या हम बेसिक पैथोलॉजी की बात करें। अब पेशेंट में अगर फ्रोजन शोल्डर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एडहेसिव कैप्सुलाइटिस का पेशेंट है, फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट है, तो उसकी स्टेट कौन सी है, वो कौन सी हमारे पास स्टेज में है, वो कौन सी उसकी कितने उसकी मतलब कई बार ऐसा होता है कि पर्सन टू पर्सन भी सिम्टम्स वेरी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है कि बेसिक हमने पैथोलॉजी देखनी होती है कि पेशेंट में किस स्टेज की पैथोलॉजी चल रही है इस वक्त, एक्यूट है, क्रॉनिक है, सब एक्यूट है। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें देख के फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है कि थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज प्रोग्राम डेवलप करना होता है। साथ साथ हमने उसकी फंक्शन लिमिटेशंस भी देखनी है कि इसके नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ कौन कौन सी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा लिमिट हो रही है और जो उसको चाहिए भी जल्दी। ठीक है, तो हमने उस पर काम जल्दी करना होता है। ठीक है, ये हमारे पास दो मेन पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है शोल्डर गर्डल का। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास एक्सल स्केलेटन के साथ एक बोनी अटैचमेंट है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ अभी यही बात की हुई है, हम नीचे जाके जॉइंट्स पे बात करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है, जो हम जिसको क्या कहते हैं, हमारे पास अपेंडेजेस हैं। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ हमारे पास स्केलेटन को, तो हमारे पास क्या है, ये वाला जो सारा एरिया होता है ना, जिसमें हमारे पास स्टर्नम आ जाती है, रिब्स आ जाता है, रिब केज आ जाता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास सारा स्टर्नम का एरिया और रिब केज का एरिया आ जाता है। ठीक है, ये वाला जो सारा एरिया है ना, ठीक है, ये वाला एरिया क्या करता है, हमारे पास एक्सल स्केलेटन बना रहा है। ठीक है, साथ साथ हमारे पास हेड भी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हेड नेक भी हमारे पास सारी ये एक्सल स्केलेटन बना रही है। लेकिन जो हमारे पास अपर लिम और लोअर लिम है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन बना रही है। ठीक है, ये बेसिक है, वैसे तो नॉलेज होगी, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो
ये दोनों चीज़ें क्या होगी कि हमारे पास स्केलेटन को क्रिएट करी थी, ठीक है। अब हमारे पास हमने यहाँ पे क्या बात करनी थी कि बेसिक हमने बात करनी है कि हमारे पास कौन सा ऐसा मेन बोनी अटैचमेंट है, कौन सा ऐसा जॉइंट है जो हमारे पास बेसिकली अपेंडिकुलर स्केलेटन या अपर एक्सट्रीमिटी को हमारे पास एक्सियल स्केलेटन के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो उस जो हमने जॉइंट की बात की वो हमारे पास मेन जॉइंट कौन सा है, स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है वो हमारे पास जाहिर सी बात है क्लेविकल एक बोन ऐसी है जो जाके अटैच कहाँ हो रही है, हमारे पास बेसिक कहाँ पे अटैच हो रही थी, स्टर्नम के साथ, ठीक है, स्टर्नम की मैन्यूब्रम के साथ, ठीक है, जिसको हम हेड भी कह सकते हैं, ठीक है। स्टर्नम का जो हेड होता है मैन्यूब्रम के साथ वहाँ पे जाके अटैचमेंट होती है और वहाँ पे जो क्लेविकल जो होती है आर्टिकुलेट करती है स्टर्नम के साथ, और यही मेन एक जॉइंट है जो हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ा होता है, ठीक है। इसकी वजह से मोबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, वो हम आगे देखेंगे रोटेशंस और जब मूवमेंट्स वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी बेसिकली क्या है कि प्रोवाइड करती है, प्रोवाइडेड बाय इंटीग्रेट बैलेंस बिटवीन द स्कैपुलर एंड ग्लेनोह्यूमरल मसल। जाहिर सी बात है हमारे पास एक बैलेंस के तौर पे हमें मिल रही है, ठीक है, जिसमें हमारे पास स्कैपुलर और ग्लेनोह्यूमरल मसल्स काम कर रहे हैं, साथ साथ हमारे पास जो जॉइंट्स की स्ट्रक्चर्स हैं शोल्डर गर्डन में वो भी सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम बेसिक कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं, शोल्डर गर्डन के कॉम्प्लेक्स में बेसिक जॉइंट्स कौन से आते हैं, ठीक है। बेसिक जो जॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे पास 3 साइनोवियल है, ठीक है, ये मेन जॉइंट्स हैं, लेकिन ये फंक्शनल आर्टिकुलेशंस भी हैं कुछ जो हमारे पास फंक्शनली हमारे पास आर्टिकुलेट किया हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पे जब फंक्शनल मूवमेंट चाहिए होती है या हमें मूवमेंट चाहिए होती है तो ये काम करते हैं, ठीक है। 3 साइनोवियल जॉइंट्स हैं, ग्लेनोह्यूमरल, एक्रोमियोक्लेविकुलर और स्टेर्नोक्लेविकुलर, ठीक है। ग्लेनोह्यूमरल जैसे हमें पता है ग्लेनोइड फोसा ह्यूमरस के साथ अटैच होता है, ठीक है। स्कैपुला का ग्लेनोइड फोसा हमारे पास क्या करता है, अटैचमेंट क्रिएट करता है हेड ऑफ द ह्यूमरस के साथ, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या आ गया, एक्रोमियोक्लेविकुलर। एक्रोमियोक्लेविकुलर भी हमें पता है एक्रोमियम प्रोसेस के साथ जाके अटैचमेंट होती है क्लेविकल के एंड की। इसी तरह स्टेर्नोक्लेविकुलर, एक एंड क्लेविकल का एक्रोमियम प्रोसेस के साथ होता है, दूसरा एंड क्लेविकल का स्टर्नम के साथ होता है। जो मीडियल एंड है वो हमारे पास स्टर्नम के साथ होता है, जो लेटरल एंड है वो हमारे पास एक्रोमियम के साथ होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेसिक हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं जिसको हमने आज देखना था, ठीक है। ये मेन जॉइंट्स हमने देख लिया, 2 फंक्शनल आर्टिकुलेशंस होती है जो हमारे पास मेन आर्टिकुलेशंस आ रही हैं, ठीक है। जो हमारे पास स्कैपुलोथोरैसिक है, ठीक है, उसमें ये बात आ रही है कि हमारे पास स्कैपुला का जो अटैचमेंट होती है वो थोरेसिक कैविटी के साथ, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे रिब केज के साथ होती है, ठीक है। इस तरह जो सुप्राह्यूमरल है हमारे पास, ठीक है, इसमें यह है कि हमारे पास सुप्राह्यूमरल एक स्पेस होती है जिसकी अटैचमेंट या जिसकी वजह से हमारे पास फंक्शनल आर्टिकुलेशन आ रही होती है, ठीक है। इस चीज़ को हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे लेकिन आगे जाके, ठीक है। अभी हम बेसिक सिर्फ यहीं पे यही रखते हैं कि हमारे पास सुप्राह्यूमरल एक स्पेस है, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्कैपुला थोरेसिक। मैंने बता दी कि स्कैपुला का थोरेसिक के साथ जो अटैचमेंट का तरीका कार है, या रिब केज के साथ जिस तरह स्कैपुला अटैच होती है, हमें पता है ना, एनाटमी पता है कि हमारे पास यहाँ पे रिब केज के ऊपर ही स्कैपुला यहाँ पे यूं करके अटैच हुई होती है, ठीक है। तो हमारे पास इसी चीज़ की बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, हम यहाँ पे आगे बात करते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आ रही है। सबसे पहले हम जॉइंट्स को, अब हम जो हमने आज जॉइंट डिस्कस करना है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। बाकी हम लेटर ऑन बाकी लेक्चर्स में डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है हमारे पास। सबसे पहले ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट जो है वो हमारे पास हमें पता है कि जैसे मैंने कहा कि ग्लेनोइड फोसा होता है, ठीक है, ग्लेनोइड फोसा, और यहाँ पे हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस के बीच में बनता है, ठीक है। ग्लेनोइड फोसा, ग्लेनोइड कैविटी भी इसको कहा जाता है, ठीक है, हेड ऑफ ह्यूमरस के बीच में बनता है। जैसे हम पहले भी काफ़ी डिस्कस कर चुके होंगे इस चीज़ को, ठीक है, और कुछ नहीं तो हम बायोमैकेनिक्स के लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाती है, फिर हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि हमारे पास हम दो बोनी पार्टनर्स को अटैचमेंट मिल रही है तो वो जॉइंट्स बना रही है, ठीक है। ये हमारे पास सारी चीज़ होगी। अब हम इसकी डिस्कशन करते हैं कि बेसिकली हमारे पास ये जॉइंट्स हैं कैसे, ठीक है। एक तो ये इनकॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है कि हमारे पास दोनों बोनी सरफेसेस एक दूसरे के साथ
टू दी पॉइंट अटैचमेंट नहीं दे रही, ठीक है, मतलब बिल्कुल है एक साथ नहीं लगी हुई, ठीक है, या कहीं पे रफ सरफेसेस पे कहीं पे अटैचमेंट है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे है, कहीं पे नहीं है। इनकॉन्ग्रुएंसी का ये मतलब होता है, ठीक है। अब हमारे पास इनकॉन्ग्रुएंस है तो हमारे पास बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ग्लेनॉइड जो हेड ऑफ ह्यूमरस है और जो हमारे पास ग्लेनॉइड कैविटी है, ठीक है, ये हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस है और साथ साथ हमारे पास जो ग्लेनॉइड कैविटी है इसका कुछ पार्ट अटैच होगा, फिर बीच वाला हो सकता है ना हो, फिर साइड वाला ना हो, फिर ये हो सकता है, फिर यहाँ पे अटैचमेंट ना हो, फिर यहाँ पे अटैचमेंट हो सकती है, ठीक है। इस तरह से कुछ रफ सी सरफेसेस होती हैं इसलिए इसकी अटैचमेंट नहीं होती। सारी अटैचमेंट एक एट अ टाइम नहीं होती है, ठीक है, जब मूवमेंट परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हमें पता है बॉल हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस है, सॉकेट हमारे पास ग्लेनॉइड कैविटी या ग्लेनॉइड फोसा है, ठीक है। ट्राइएक्सियल है, जाहिर सी बात है हमारे पास पूरी सर्कमडक्शन होती है, सारी मूवमेंट्स इसमें परफॉर्म हो रही है सारे एक्सिस में, इसलिए इसको ट्राइएक्सियल मूवमेंट्स या ट्राइएक्सियल जॉइंट कहा जाता है, ठीक है। और लेग्स जॉइंट कैप्सूल है, जाहिर सी बात है जॉइंट में लेक्सिटी है तो हमारे पास मूवमेंट हमें ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। लेक्सिटी का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, या आप ये कह सकते हो कि जितनी ज़्यादा उसकी एक्सटेंसिबिलिटी या इलास्टिसिटी कह सकते हो, ठीक है, ये चीज़ होती है। हम इस चीज़ को इस तरह डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास बेसिक जॉइंट का स्ट्रक्चर था, फिर हमने कुछ बेसिक इसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अब हम इसको देखते हैं इसकी सपोर्ट किस किस चीज़ से मिलती है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास ये जो सपोर्ट है इसको जो मिलती है, ठीक है, ये इसकी सपोर्ट जो है वो हमारे पास टेंडेंस ऑफ रोटेटर कफ से मिलती है, ठीक है। जाहिर सी बात है जो रोटेटर कफ मसल है वो हमारे पास क्या कर रहा होता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है हमारे पास उस जगह पे, ठीक है। अगर तो टेंडेंट जो है रोटेटर कफ हमें पता है सिट्स के मसल्स आते हैं लाइक सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस एंड टीरिस माइनर, ठीक है। तो ये जो सारे मसल्स होते हैं इनकी टेंडेंस आके जो होते हैं हमारे पास एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास कोई डिसलोकेशन ना हो, ठीक है। ये डिसलोकेशन के चांसेस को डिक्रीज कर देते हैं। दूसरा हमारे पास ग्लिनोह्यूमरल और कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। ग्लिनोह्यूमरल के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, ठीक है। ग्लिनोह्यूमरल 3 लिगामेंट्स होते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो कोरैकोह्यूमरल है वो भी जाके हमारे पास अटैचमेंट दे रहा होता है और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। इस एनाटॉमी को हम डिस्कस इन डिटेल में नहीं करते, ठीक है। बेसिक हमारे पास स्ट्रक्चर तो हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम बेसिक यहाँ पे थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बायोमैकेनिक्स का लेक्चर मैं ऊपर लिंक में दे दूँगी, वहाँ पे भी काफ़ी डिटेल है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो, ठीक है। वीडियो के साइड पे मैं लिंक दे दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्लेनॉइड फोसा, ठीक है। अब हम एक कंपोनेंट को डिस्कस करते हुए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ग्लेनॉइड फोसा की हमें पता है सरफेस कनकेव होती है, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ पे अटैच, कहाँ पे बन रहा होता है, ये हमारे पास सुपीरियर लेटरल मार्जिन होती है स्कैपुला की, ठीक है। हमें पता है कि सुपीरियर साइड पे होता है, अगर स्कैपुला के हमें पता है कि स्कैपुला की ये यूं करके यहाँ पे फोसा होता है, ठीक है, ये फिर स्कैपुला यूं करके होती है, तो ये हमारे पास जो स्कैपुला का ये वाला फोसा है ना, ठीक है, ये वाला फोसा, ठीक है, ये सुपीरियर भी है और लेटरली भी है, तो इसलिए इसको सुपीरियर लेटरल मार्जिन कहा गया है स्कैपुला की। यहाँ पे इसके अटैचमेंट, यहाँ पे ये लोकेशन होती है इस फोसा की, ठीक है। इसकी फेस जो होता है वो यूँ होता है कि इसकी इंटीरियरली भी होती है, इसकी लेटरली भी थोड़ा सा है, ठीक है, और ये अपर डायरेक्शन में भी होता है, ठीक है। मतलब इसका फेस की है, इसकी बनने की डायरेक्शन ऐसी है कि थोड़ा सा ये एंटीरियर शो कर रहा है, थोड़ा सा ये लेटरली शो कर रहा है और थोड़ा सा ये अपर डायरेक्शन में शो कर रहा है। जैसे हमें पता है, हमने काफ़ी बार ग्लेनॉइड फोसा को देखा होगा, अगर और कुछ नहीं तो स्केलेटन में भी देखा होगा आप लोगों ने, कि मतलब इसकी कुछ ऐसे लोकेशन होती है कि कुछ इसकी जो सरफेस होती है वो हमारे पास, या उसकी जो सरफेस होती है कुछ इंटीरियरली होती है आगे की तरफ, थोड़ी सी कुछ मुड़ी भी होती है और कुछ ऊपर की तरफ जा रही होती है, ठीक है, इस तरह से, ताकि हमारे पास यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। हमारे पास ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होती है बेसिकली। फिर हमारे पास ग्लेनॉइड लेब्रम है। लेब्रम ना एक हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है, एक इसको फाइब्रस कार्टिलेजिनियस लिप भी कहते हैं, ठीक है। ये एक थोड़ा सा कार्टिलेज से या सख्त वाली कार्टिलेज जिसको हम कह सकते हैं ना अपनी वर्डिंग में, तो उससे मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हमारे पास जो ग्लेनॉइड कैविटी है ना उसको कवर कर रहा होता है, ठीक है, एक उसकी कवरिंग दे रहा होता है। अगर मैं कहूँ कि ये सर्कल को ग्लेनॉइड कैविटी कहते हैं और हम इसके इर्द गिर्द एक
मोटी सी लेयर किसी चीज़ की लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, इस तरह से लैब्रम बना हुआ होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, फोसा बहुत डीप हो जाता है और उसकी कॉन्ग्रुएंटी जो होती है वो और अच्छी हो जाती है, अच्छी तरीके से हमें कॉन्ग्रुएंसी मिलती है, ठीक है। और दूसरा ये हमारे पास अटैचमेंट साइड भी होती है कैप्सूल की, ठीक है। जहाँ पे कैप्सूल जाके अटैच होता है ना, वो ग्लिनॉइड लैब्रम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है, हेड ऑफ ह्यूमरस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो हमारे पास कन्वेक्स सरफेस है, जाहिर सी बात है ग्लिनॉइड फोसा कनकेव है तो दूसरी सरफेस कन्वेक्स होती है, लेकिन हमें वैसे नॉर्मली भी जो रूल पता है वो कन्वेक्स सरफेस ही है अगर हम ग्लिनॉइड फोसा को देखें, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि ओनली स्मॉल पोर्शंस ऑफ हेड कम इन कॉन्टैक्ट विद फोसा एट वन टाइम। एक टाइम में बहुत स्मॉल पोर्शन जो होता है ना, वो फोसा का एक टाइम में कनेक्ट होता है फोसा का हेड के साथ, ठीक है। मैंने यही बात आपको की थी कि हर टाइम में एट अ टाइम सारा जॉइंट जो है वो या सारा हेड जो है वो फोसा के साथ अटैच नहीं होता, कुछ पार्ट अटैच होता है, कुछ मूवमेंट के दौरान हो रहा होता है, ठीक है। कुछ मूवमेंट के दौरान हो रहा होगा जब हमारे पास फोसास में मूवमेंट या हमारे पास जॉइंट, जब हमारे पास ह्यूमरस की मूवमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंसिडरेबल ह्यूमरल मूवमेंट होती है, जाहिर सी बात है हमें ह्यूमरस पे अच्छी मूवमेंट मिलती है इसी वजह से। और दूसरे हमारे पास पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी भी है, वो इस वजह से भी है कि हमारे पास बेसिकली हेड ऑफ जो ह्यूमरस है वो एक प्राइम लोकेशन ऐसी है कि मतलब हो सकता है कि यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि इंजरीज वगैरह के, ठीक है, इंजरीज के चांसेस, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट जहाँ पे मोबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि सारा दिन एक बंदा काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी अपर एक्सट्रीमिटी सारा दिन यूज़ हो रही है, ठीक है। कोई ऐसा काम है जिसमें उसकी अपर एक्सट्रीमिटी का काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक्सेसिवली वो बहुत लोड डाल रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इंस्टेबल हो जाता है। इंस्टेबिलिटी की ये भी हो सकती है क्योंकि हमारे पास कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे पास स्टेबल या स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो वो जो एरिया है उसमें से एक हेड ऑफ ह्यूमरस भी है, क्योंकि हेड ऑफ ह्यूमरस पे इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिल रही होती है हमें, ठीक है। नेक्स्ट बात हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास आर्थोकाइनेमेटिक्स, हमने जैसे बात की थी, हम आर्थोकाइनेमेटिक्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली आर्थोकाइनेमेटिक्स हमारे पास हमें पता है कि मूवमेंट जो जॉइंट के बीच में हो रही है, जॉइंट की सरफेसेज में हो रही है, ठीक है। बोन की मूवमेंट नहीं हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो सरफेसेज हैं जॉइंट की जिसके बीच में क्या मूवमेंट हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक सरफेस है जो कनकेव है, ठीक है, और जिसको मैंने क्या कह दिया था, ग्लिनॉइड फोसा, ठीक है। जो ये मेरे पास है ये हेड ऑफ ह्यूमरस है। अब ये जो इन दोनों बोन्स के दरम्यान में मेरे मूवमेंट है वो आर्थोकाइनेमेटिक्स है, ठीक है। और बोन के दरम्यान में नहीं बल्कि ये जो सरफेसेस हैं इनके दरम्यान में भी कोई ना कोई मूवमेंट होगी, उन मूवमेंट को हम आर्थोकाइनेमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या, कन्वेक्स हेड रोल्स इन सेम डायरेक्शन, स्लाइड्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन द ग्लिनॉइड फोसा। मैं एक बात बोलती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास कैसे क्या होता है कि हमारे पास जो है ना, जब मूवमेंट हम कोई परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, जो कन्वेक्स हेड है ना वो उसकी रोलिंग तो ऊपर नीचे एक ही डायरेक्शन में आ रही है, सेम डायरेक्शन में जिस तरह से हमारे पास मूवमेंट हो रही है। फॉर एग्जांपल ये सारी ह्यूमरस है, ह्यूमरस जब ऊपर की तरफ जा रही है रोलिंग उसकी सेम डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। लेकिन स्लाइडिंग उसकी नीचे की तरफ हो रही है, यूँ यूँ, ठीक है। रोलिंग तो ऊपर की तरफ जा रहा था लेकिन स्लाइडिंग नीचे की तरफ हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने कन्वेक्स कनकेव रूल को काफ़ी डिस्कस किया, मैं पहले भी एक बार फिर मैं बता देती हूँ कि हमारे पास ये है हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, ये हमारे पास ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, रोलिंग हुई ना, जैसे ही मूवमेंट ने क्या किया यहाँ पे इस तरफ हुई, ठीक है, जिस तरफ मूवमेंट जा रही थी मूवमेंट भी इसी तरफ जा रही है, ठीक है। लेकिन जो ग्लाइडिंग स्लाइडिंग है ना या स्लाइडिंग है वो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि हमारे पास जैसे ही मूवमेंट ऊपर की तरफ रोल करेगी स्लाइड नीचे की तरफ आता जाएगा, ठीक है। ये इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हमारे पास मूवमेंट या बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो होती है पर एक्सट्रीमिटी में ज़्यादा मिलती है, हमें मूवमेंट अच्छी मिलती है, ठीक है, यही वजह होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है वो चीज़ है कि स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी को हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक
रिस्ट्रेंट्स प्रोवाइड जॉइंट स्टेबिलिटी। ठीक है, दो तरह से हमारे पास स्टेबिलिटी है, स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है, जो हमारे पास दोनों जॉइंट की स्टेबिलिटी देती है। स्टैटिक स्टेबिलिटी ये है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स है ना, वो उनका आपस में जो रिलेशन है वो हमारे पास एक स्टेबिलिटी दे रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बोनी एनाटमी होगी, लिगामेंट्स हो गया, ग्लेनार्ड लैब्रम है, एडहेसिव फोर्सेज है, कोहेसिव फोर्सेज हैं। ठीक है, एडहेसिव फोर्सेज और कोहेसिव फोर्सेज मतलब वो फोर्सेज जो हमारे पास जॉइंट्स की या जो वो फोर्सेज जो हमारे पास बेसिकली बीच में ही हो रही होती हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास जो फोर्सेज जो सरफेसेज हैं उनके बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं। ठीक है, जो एक दूसरे की तरफ हमें एक दूसरे की तरफ खींच के रख रही होती हैं। ठीक है, वो एडहेसिव फोर्सेज और कोहेसिव फोर्सेज होती हैं। ठीक है, ये जो फोर्सेज या ये जो सारी चीज़ होती हैं हमारे पास स्टैटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी है। स्टैटिक स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जहाँ पे स्टेबिलिटी मूव नहीं कर रही। ठीक है, स्टैटिक स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमारे पास जो स्टेबिलिटी उसको मिल रही है ना, वो उसी जगह पे मिल रही है एग्जैक्ट। ठीक है, स्टैटिक स्टेबिलिटी का ये मतलब है। और दूसरा ये मतलब हो सकता है कि हमारे पास एग्जैक्टली जो पिन पॉइंट है या जिस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है वो सिर्फ उस जगह को स्टेबल कर रहा है, उसके अलावा नहीं। ठीक है, स्टैटिक स्टेबिलिटी का ये मतलब है। लेकिन जो डायनामिक स्टेबिलिटी है ना, ठीक है, वो ये है कि टेंडेंस ऑफ द रोटेटर का blend with ligament and glenoid labrum at the site of attachment. So when muscle contract, they provide dynamic stability by tightening the static. बेसिकली यहाँ पे उन्होंने जो बात किया, उन्होंने बेसिक बात ये की है हमारे पास कि जो टेंडन है रोटेटर काफ का, ठीक है, वो लिगामेंट के साथ ब्लेंड कर जाता है एट द साइट ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, लिगामेंट के साथ या ग्लेनॉइड लैब्रम के साथ जहाँ पे अटैचमेंट हो रही है। कब? जब हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक डायनामिक स्टेबिलिटी देता है। कैसे डायनामिक स्टेबिलिटी दे रहा है? बेसिकली उसने क्या कहा, सारे जो स्टैटिक कंपोनेंट्स थे ना, हमने बात की थी बोनी लिगामेंट्स की, बोनी एनाटमी की, लिगामेंट्स की, ग्लेनॉइड लैब्रम की, ये सारी जो चीज़ें थी ना, इनको टाइट करके वो क्या कर रहा है कि हमारे पास डायनामिक स्टेबिलिटी दे रहा है। कब? जब हमारे पास मसल ने कॉन्ट्रैक्शन दी है। इसका मतलब क्या हुआ? डायनामिक का मतलब यही हुआ ना, मूव कर रही है। ठीक है, जो स्टेबिलिटी मूवमेंट के साथ हमें मिल रही है ना, वो हमारे पास डायनामिक स्टेबिलिटी है। ठीक है, अब हम जो बात करें वो ये है कि द कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स ऑफ मसल्स ऑफ कफ प्लस टेंशन या लिगामेंट। ठीक है, जो हमारे पास कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स है, ठीक है, किसका? रोटेटर कफ्स का और मसल्स का, और जो टेंशन हमारे पास लिगामेंट में मिल रही है उनका, दोनों का इकट्ठा कंबाइन जो रिस्पॉन्स है वो एक डिग्री ऑफ सपोर्ट हमारे पास दे रहा होता है किसी भी पोजीशन में ह्यूमरस को उसके मोशन में। ठीक है, जाहिर सी बात है दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो वो एक ऐसी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। कौन कौन सी दोनों चीज़ें? लिगामेंट्स, ठीक है, और दूसरी क्या चीज़ है? कफ। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिल के एक ऐसी डिग्री ऑफ सपोर्ट की मूवमेंट प्रोवाइड कर रही है हमें, जिससे हमें क्या मिल रहा है कि एक अच्छी डिग्री ऑफ सपोर्ट हमें मिल रही है। ठीक है, लेकिन यह है कि जाहिर सी बात है वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, बट फिर भी एक बहुत स्टेबल जो है हमारे पास डिग्री ऑफ सपोर्ट जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहे थे ह्यूमरस के ऊपर। अब आप देखें कि हमारे पास इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बताया सुपीरियर और इन्फीरियर सपोर्ट विद एल्बो मोशन। ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर सपोर्ट हमें कैसे मिलती है? जब हम एल्बो पे भी मोशन करें। जाहिर सी बात है अगर हम शोल्डर पे करें वो तो अलग बात है, लेकिन जब हम एल्बो पे मोशन कर रहे होते हैं ना, हमारे पास शोल्डर पे भी मूवमेंट आ रही होती है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक तो हमारे पास लॉन्ग और शॉर्ट हेड जो है ट्राइसेप्स का, वो दोनों काम करते हैं और हेल्प करते हैं कि जो अटैचमेंट है कैप्सूल की, वहाँ पे हमारे पास अच्छी तरह से इन्फोर्समेंट या उसको स्टेबिलिटी मिले। ठीक है, वो कैसे? फॉर एग्जांपल कि सुपीरियर और इन्फीरियर सपोर्ट इस तरह से भी दे सकते हैं कि हमारे पास कोई डिसलोकेशन ना हो। ठीक है, वो कैसे मिल रही है? ट्राइसेप्स का हमें पता है ट्राइसेप्स की इंसर्शन कहाँ जाके हो रही है और बाइसेप्स की इंसर्शन कहाँ जाके हो रही है? जहाँ पे लॉन्ग हेड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे लॉन्ग हेड दोनों की स्टार्ट हो रही है। ठीक है, वहाँ से हमारे पास क्या करें कि ये दोनों की अटैचमेंट वहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से सपोर्ट देना स्टार्ट किया, और एंड कहाँ पे किया है हमारे पास? बेसिकली एंड हमें पता है कि लॉन्ग और शॉर्ट हेड बाइसेप्स का जो होता है वो रेडियल ट्यूबरोसिटी भी आके अटैच होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ कि वहाँ पे जाके उसने इजीली, जैसे ही उसने वहाँ पे जाके उसकी अटैचमेंट की, तो हमारे पास क्या हुआ कि एक बेसिक सपोर्ट उसने दी है। अब क्या होगा कि अगर कोई मूवमेंट हम एल्बो पे करते भी हैं तो ये बेसिकली अपने आप के मूवमेंट के साथ साथ हमारे पास फर्दर डिसलोकेशन नहीं होने देगा, फर्दर सुपीरियर इन्फीरियर हमारे पास मूवमेंट को
होने नहीं देगा। बेसिकली ये सुपीरियरली सपोर्ट कर रहा है और ट्राइसेप्स जो है वो इन्फीरियरली सपोर्ट कर रहा है जब हम एल्बो की मोशन करें, क्योंकि ट्राइसेप्स हमारे पास पीछे जाके अटैचमेंट दे रहा होता है, ठीक है, फॉर आर्म पे, ठीक है। ये हमारे पास सारी चीज़ होगी। फिर हमारे पास आ जाते हैं हमारे पास एंटीरियर स्टेबिलिटी व्हेन शोल्डर इज एबडक्टेड एंड एक्सटेंडेड। जाहिर सी बात है एंटीरियर स्टेबिलिटी की हमें बहुत ज़रूरत है। वो कैसे? जब हमारे पास शोल्डर की एबडक्शन हो रही है। एबडक्शन तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ कि हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन भी होगी। अब क्या हुआ इस टाइम, क्या हुआ कि हमारे पास जो लॉन्ग हेड था ना बाइसेप्स का, उसने स्टेबलाइज कर दिया ह्यूमरल एलिवेशन। वो क्यों? क्योंकि देखो, अगर तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास हेड है ह्यूमरस का, ठीक है, ह्यूमरस का हेड है, वो ग्लेनॉइड कैविटी में जाके अटैच है, ठीक है। अब क्या होगा ना, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे पास ह्यूमरस है ना, ठीक है, इसने क्या किया कि बाइसेप्स ने या हम कहते हैं कि 90 डिग्री की मूवमेंट हुई, ठीक है, 90 डिग्री की मूवमेंट हमने साइड पे की ना, तो हमारे पास यूं करके मूवमेंट आ रही है, ठीक है, लाइक पीछे की तरफ इस एक्सिस में आ रही है साइड वाले, ठीक है। जिस एक्सिस में मूवमेंट आ रही है इसने उसके साथ साथ क्या कर दिया, नीचे की तरफ रोटेशन भी दे दी, ठीक है। या जाहिर सी बात है हेड जो है वो हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगी, ये एक्सटर्नल रोटेशन ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ कि एक्सटर्नल रोटेशन भी दे दी, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ कि इसकी बैकवर्ड्स एबडक्शन हुई ना, ठीक है, शोल्डर की एबडक्शन कैसे होती है हमें पता है, ये साइड पे, ठीक है, शोल्डर की एबडक्शन कैसे होती है, साइड पे। एक्सटर्नल रोटेशन कैसे होती है, जब हमारे पास थंब जो होता है वो अपर डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस दोनों में जो इसने ह्यूमरस को स्टेबिलिटी देनी थी ना, वो हमें स्टेबिलिटी बाइसेप के लॉन्ग हेड ने दी। वो कैसे दी कि इसकी अटैचमेंट यहाँ हो रही थी, स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, यहाँ से। अब इसने फर्दर जो इसकी मूवमेंट थी ना उसको रिस्ट्रिक्ट किया कि इसका जो हेड है वो ऊपर की तरफ ना जाए फर्दर। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसने डिसलोकेशन को प्रिवेंट करना था, ठीक है। ह्यूमरस की एलिवेशन या ह्यूमरल एलिवेशन को इसने प्रिवेंट किया स्टेबिलिटी दे के लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ने, ठीक है, क्योंकि बाइसेप्स की अटैचमेंट हमें पता है स्कैपुला से आ रही थी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जाके उसकी अटैचमेंट जो है वो अटैचमेंट ने हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी एंटीरियरली, ठीक है, ताकि हमारे पास आगे की तरफ जो है वो सॉरी मैं एक चीज़ गलत होगी, मैं सुपीरियरली नहीं वो एंटीरियरली प्रिवेंट कर रहा था कि हमारे पास आगे की तरफ ह्यूमरस की, हाँ ठीक है, वो ह्यूमरस की एलिवेशन जो है वो आगे की तरफ या ऊपर की तरफ ना हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या देती है, कॉन्ट्रीब्यूट टू इंटीरियर स्टेबिलिटी बाय रेजिस्टिंग टॉर्शनल फोर्सेस। वही बात किया उन्होंने कि हमारे पास रेजिस्ट करता है टॉर्शनल फोर्सेस। कोई भी ट्विस्टिंग फोर्स जब लग रही है, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले तो हमने एबडक्शन में किया, फिर हमने उसको ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट क्या किया कि हमने उसकी ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दी। एक ये वाली मूवमेंट हमने की कि दोनों, ये मेरा हाथ नीचे की तरफ जा रहा है और ये वाला हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो मूवमेंट जब हम कर रहे थे, कब कर रहे हैं, जब हम एक्सटर्नली रोटेशन करेंगे, इधर ही रह रहा है, लेकिन एक्सटर्नल रोटेशन में ये वाली चीज़ क्या हो रही है, हिल रही है। तो इस ट्विस्टिंग मूवमेंट इसको मिल रही है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि रेजिस्ट करना जरूरी था, जिसको हमने लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ने उसको रेजिस्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल है, जो हमारे पास इंक्लूड करता है मूवमेंट की अवेयरनेस और मोटर रिस्पॉन्स, ठीक है। दोनों चीज़ों को न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल कर रहा होता है अंडर लाइज कोऑर्डिनेशन ऑफ डायनामिक स्ट्रेंथ, ठीक है। वही हमने बात की थी कि कोऑर्डिनेशन होगी ना डायनामिक कंपोनेंट्स की, ठीक है। जो हमने डायनामिक कंपोनेंट्स की बात की कि एक जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, एक डायनामिक स्टेबिलिटी, जैसे रोटेटर कफ जाके क्या करेगा, अटैचमेंट देगा, अटैच हो जाएगा। रोटेटर कफ ने क्या किया, अटैच किया लिगामेंट के साथ, लिगामेंट और ग्लेनॉइड लेब्रम के साथ अपनी साइड ऑफ अटैचमेंट पे, जिसकी वजह से क्या मिल रही थी उसको, एक स्टेबिलिटी मिल रही थी कि फर्दर मूवमेंट या फर्दर डिसलोकेशन ना हो, और वहीं पे अगर मूवमेंट इंक्रीज भी हो रही है तो इसको एक स्टेबिलिटी मिलती रहे, ठीक है। ये हमारे पास हमने बात की थी डायनामिक स्टेबिलिटी में। अगर तो उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो हमारे पास मूवमेंट की अवेयरनेस पेशेंट में है, ठीक है, और मोटर रिस्पॉन्स भी पेशेंट सही से देगा, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल में हम यही देख रहे होते हैं ना कि ब्रेन के साथ जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो हमारे पास कंट्रोल में है कि नहीं है, ठीक है। पेशेंट अवेयर है कि नहीं है कि उसमें ये मूवमेंट हो रही है, या जो मूवमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस कैसी है, ठीक है। दूसरी हमारे पास मोटर का रिस्पॉन्स क्या है कि जो हम सिग्नल सेंड कर रहे हैं उसी तरह का हमें सिग्नल मिल रहा है कि नहीं, जो सेंसरी सिग्नल जा रहा है वो मोटर रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है कि नहीं, ये चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली, ठीक है। आज हमने एक जॉइंट डिस्कस किया जो हमारे पास ग्लेनोह्यूमरल है, बेसिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया था।
और बाकी हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। फिर भी कोई प्रॉब्लम या कोई इशू है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।